गुड इवनिंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है दोस्तों 23 जून। तो आइए देखते हैं 23 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज न्यूज में है दोस्तों रसिया, फिर पढ़ेंगे ओपेक के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे सोलोगेमी या सौ विवाह क्या होता है और यह न्यूज में क्यों है, चौथा बायजूस है, पांचवा वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जो होता है किसे मिला है और वह कहाँ की है, फिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, खुवसबुल झील नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, वन नेशन वन राशन कार्ड ठीक है जो 36वां स्टेट भारत का हुआ है और लागू करने वाला कौन हुआ है, सिरुमलाई हिल्स कहाँ स्थित है और यह न्यूज में क्यों है, और FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया की कैप्टन किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग की पहली न्यूज है रसिया। तो याद रखिएगा रसिया न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएसए ने रसिया को ग्रेन अनाज एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। ये आपको याद रखना है। रसिया ने रसिया को यूएसए ने ग्रेन अनाज जो होता है एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। कारण क्या है कि इस समय अनाज का दोस्तों संकट चल रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, भूखमरी की परिस्थिति होने वाली है और यूक्रेन और रसिया से ही अनाज जो होता है दोस्तों एक्सपोर्ट होते हैं। तो इंडिया ने भी अनाज देने से मना कर दिया। ठीक है, चाइना ने भी अनाज देने से मना कर दिया। तो रसिया ने कहा कि हम देंगे, तो यूएसए ने जो होता है उसका स्वागत किया। उसने कहा है कि ठीक है आप अनाज जो होता है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब यूएसए में भी क्या होता है, यूएसए का डॉलर भी रसिया में जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो होता है दोस्तों वह डॉलर जो होता है वो इंटरनेशनल मुद्रा है जो कि मान्यता है। ठीक है, तो डॉलर लेगा मतलब ये हुआ कि अब इसकी अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों निकल पड़ेगी, किसकी, रसिया की। ठीक है, याद रखिएगा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसने ग्रेन को ही नहीं, यूएसए ने केवल ग्रेन को ही नहीं फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने को भी क्या होता है दोस्तों मान्यता दे दी है। तो फर्टिलाइजर एक्सपोर्टिंग कंट्री में पहले पर कौन है, रसिया, दूसरा पे चाइना और तीसरा पे फर्टिलाइजर एक्सपोर्टिंग कंट्री में तीसरा पे कनाडा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रसिया को मान्यता मिल गई है कि अब वो क्या कहता है ग्रेन का एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब भेज सकता है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को क्राइसिस को लेकर क्या किया था, सेंक्शन लगा दिए थे। सेंक्शन लगाए थे किस पे, रसिया पे, परंतु अब उसने क्या किया है, उसको फ्री कर दिया है। फर्टिलाइजर भी क्या होता है दोस्तों यह भेजेगा। फर्टिलाइजर एक्सपोर्टिंग कंट्री में टॉप पे कौन है, रसिया है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे कौन है, कनाडा। आइए दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या ओपेक क्या है दोस्तों, न्यूज में क्यों है। ओपेक ठीक है, करंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा कि 1-1.5 महीने जात क्या होता है, पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इसने 6,48,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालने को कहा है। ठीक है, ओपेक 6,48,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालने को कहा है। मतलब ओपेक वो कंट्री है जहां पर जो होता है 13 देशों का जो होता है दोस्तों यह संगठन है। ठीक है, और इन 13 देशों के पास क्या है दोस्तों कि जो पेट्रोलियम और डीजल उजल के भंडार है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। तो कोरोना के कारण क्या हुआ कि इन लोगों की बिक्री नहीं हुई तो उन्होंने निकालना कम कर दिया, जिसके कारण पेट्रोल डीजल जो होता है दोस्तों अधिक से अधिक महंगा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस बार इसने घोषणा किया है क्या कि हम 6,48,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अगर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया।
कहाँ दोस्तों, वियना में है। पूछेगा टोटल कंट्री कितने हैं, 13 टोटल कंट्री हैं। हेड कंट्री कौन है, तो सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। न्यूज में क्यों है, क्योंकि 6,48,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालने को कहा है, किसने, ओपेक ने कहा है। फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। टोटल कंट्रीज में कितने शामिल है, 13 टोटल कंट्री शामिल है। हेड कौन है, मतलब इन कंट्रियों का माई बाप कौन हेड करता है, तो याद रखिएगा इन कंट्रियों को हेड करने का काम कौन करता है, सऊदी अरब करता है। ठीक है, तो ओपेक न्यूज में इसलिए था कि आपसे पूछेगा कि किस किस संगठन ने, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस संगठन ने हाल ही में 6,48,000 क्रूड ऑयल निकालने को मंजूरी दे दी है, तो ये आपको याद रखना है, ओपेक। ठीक है, आइए चलते हैं सोलोगेमी। ठीक है क्या दोस्तों, सोलोगेमी। सोलोगेमी दोस्तों, इसको हिंदी में स्वविवाह कहते हैं। स्वविवाह अर्थात खुद से खुद का विवाह। न्यूज में क्यों है, याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि गुजरात की एक लड़की ने क्या खुद से ही खुद का विवाह कर लिया है। उसने कहा कि देखिए हमें किसी हस्बैंड की जरूरत नहीं है, हम स्वयं जिएंगे। ठीक है, तो उसने खुद से क्या किया है, खुद का विवाह किया है। तो कौन, कहाँ की लड़की है वो, गुजरात की लड़की है जिसने खुद से खुद का विवाह किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट हुआ है जैसा ऐसा हुआ है, कौन सा, गुजरात ऐसा फर्स्ट स्टेट हुआ है जहाँ की एक लड़की ने खुद से खुद की शादी कर ली है। ठीक है, अगर पूछेगा कि पूरी दुनिया में प्रथम केस कब आया था, तो 1993 में यूएसए की लिंडा बेकर ने, क्या, यूएसए की लिंडा बेकर। सर्वप्रथम अगर विवाह पूछेगा पूरे विश्व में, सर्वप्रथम 100 विवाह कब हुआ पूरे विश्व में, तो याद रखिएगा 1993 में लिंडा बेकर ने, किसने, 1993 में लिंडा बेकर जो यूएसए की हैं, उन्होंने खुद से शादी कर ली, खुद से खुद की शादी कर ली। ठीक है, ठीक है, वो स्वयं आदमी अपने आप से प्यार करता था, अपने आप से शादी कर लिया। इंडिया में कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है, ये आपको याद रखना है। 100 विवाह न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया के गुजरात स्टेट में दोस्तों एक लड़की ने खुद से शादी कर ली है। और पूरे विश्व में सर्वप्रथम शादी कब हुई थी, 1993 में। पूछेगा कि क्या सोलोगेमी का भारतीय कानून में कोई स्थान है, तो याद रखिएगा भारतीय कानून में इसका कोई स्थान नहीं है, मतलब इसका कोई जिक्र ही नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। भारतीय कानून में क्या है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भारतीय कानून में कोई मान्यता नहीं दी गई है। आइए दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, बाइजू, बाइजू क्यों जो होता है दोस्तों न्यूज में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बायजूस ने अभी अभी MOU पर सिग्नेचर किया है, MOU। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किसके साथ साइन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। ठीक है, तो बायजूस ने हाल ही में पूछेगा किसके साथ जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया, तो आप रखिएगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। क्यों, तो पर्पज है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना, उन लोगों को उन्नत शिक्षा देना। पर्पज क्या है, सरकारी स्कूल के बच्चों को ठीक है, तो याद रखिएगा कि बायजूस ने हाल ही में क्या किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। जो भी डील पहली बार होती है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। पर्पज क्या है, सरकारी स्कूल के बच्चों को उन्नत शिक्षा देना। याद रखिएगा कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में फर्स्ट पोजीशन पे था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश क्या है दोस्तों, कौन से स्थान पे था, अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा यह
पहले स्थान पे था। 2021 में आया था इसका स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। 2021 में यह कौन से पोजीशन पे था? तो फर्स्ट पोजीशन पे था। बायजुएक लर्निंग ऐप, ये आप सबको पता ही होगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आंध्र प्रदेश के साथ साइन किया है। पर्पस क्या? सरकारी स्कूल के बच्चों को उन्नत शिक्षा देना। आइए दोस्तों अगली न्यूज में चर्चा करते हैं। क्या वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 किसे मिला है? ठीक है, रूथ ओजली को। रूथ ओजली ये कनाडा की लेखक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 किसे मिला है? तो रूथ ओजली को मिला है। और यह कौन है? यह याद रखिएगा दोस्तों, यह कनाडा की लेखक है। सिर्फ यह वन लाइनर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा कि वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 किसे मिला है? रूथ ओजली को। कहां से मिला है? तो याद रखिएगा कहां की है वो। अगर ऐसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि वो कनाडा की लेखिका है। आइए दोस्तों फीका के पास चलते हैं। ठीक है, फीका न्यूज में क्यों है? फीका की प्रथम प्रेसिडेंट कौन बनी है? ठीक है, कौन फीका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? फीका। याद रखिएगा क्योंकि यह प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी है, अध्यक्ष बनी है, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। लिसा कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। कौन बनी है दोस्तों? याद रखिएगा कि FIH की FICA की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या फुल फॉर्म होती है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टालेकर। ये इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अगर फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। फीका की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टालेकर। ठीक है, आइए दोस्तों अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि खुवसबुल झील नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, खुवसबुल झील नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित हुई है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित हुई है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। मंगोलिया में दोस्तों, जो चाइना के ठीक ऊपर स्थित है। मंगोलिया की कैपिटल बोलिए तो उलान बटोट। क्या है कैपिटल? उलान बटोट मंगोलिया की कैपिटल है। मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। गोभी का मरुस्थल, अगर आपसे पूछे गोभी का मरुस्थल कहाँ है तो मंगोलिया में है। ठीक है, अगर दोस्तों यूनेस्को से याद रखिएगा, यूनेस्को। ठीक है, फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है? पेरिस में। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1945 में। इंडिया कब सम्मिलित हुआ? 1946 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक या साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ 1945 में। इंडिया सम्मिलित हुआ कब? 1946 में। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो खुअसबुल झील नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मंगोलिया में स्थित है। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में इसको सम्मिलित किया गया है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोट है। यह गोबी का मरुस्थल, याद रखिएगा गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो अभी मंगोलिया में स्थित है। आइए अगले चलते हैं हम लोग। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां स्टेट कौन सा बना है? याद रखिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36 स्टेट भारत का बना है आसाम। ठीक है, आसाम 36वां स्टेट बना है भारत का जिसने क्या किया है कि वन नेशन और वन राशन कार्ड लागू किया। असम की कैपिटल पूछे तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज आसामी, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज कौन सी है? आसामी लैंग्वेज है। असम दोस्तों याद रखिएगा कि यह 7 सिस्टर्स में सम्मिलित है। 7 सिस्टर्स में सम्मिलित है। 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं? तो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट हैं उनके जो 7 इंपॉर्टेंट स्टेट है उनसे 7 सिस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा ईस्टर्न स्टेट हैं, महत्वपूर्ण और बड़े हैं, उन्हें क्या किया जाता है? 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? आसामी लैंग्वेज बोली जाती है। वन नेशन और वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां स्टेट कौन सा बना है? तो असम बना है। ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या सिरूमलाई हिल्स न्यूज में क्यों है और यह कहाँ स्थित है? क्या है दोस्तों सिरूमलाई हिल्स? सिरूमलाई हिल्स न्यूज में क्यों है और क्या है दोस्तों कि यह कहाँ स्थित है? सिरूमलाई हिल्स सिरूमलाई पहाड़ी। अगर पूछे दोस्तों सिरूमलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। कहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है? याद रखिएगा सिरूमलाई हिल्स मतलब तमिलनाडु में, सिरूमलाई हिल्स के पास। बायोडायवर्सिटी पार्क भारत में प्रथम कहां बना है? यूके में, उत्तराखंड में। कौन सा स्टेट है जिसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी पार्क खोला? तो वह है अपना उत्तराखंड। तमिलनाडु अगर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे तो चेन्नई कैपिटल है। एनर्जी आइसलैंड बना रहा है। एनर्जी आइसलैंड बना रहा है किसकी मदद से? डेनमार्क की मदद से। तमिलनाडु में ही दोस्तों क्या क्या हो रहा है इस बताइए दोस्तों। तमिलनाडु में और तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं कि लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल। लोकल लैंग्वेज क्या है? तमिल है। चेन्नई कैपिटल है। एनर्जी आइसलैंड डेनमार्क की सहायता से बन रहा है। और तमिलनाडु में डुगोंग फिश कंजर्वेशन, डुगोंग संरक्षण बन रहा है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा डुगोंग किस कैटेगरी से रिलेटेड है तो याद रखिएगा यह काऊ कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या तमिलनाडु की कैपिटल क्या होती है? चेन्नई। तमिलनाडु में ही एनर्जी आइसलैंड बन रहा है किसकी मदद से? डेनमार्क की वजह से। तमिलनाडु में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। और पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी स्टेट तो तमिलनाडु है। और पूछेगा कि सबसे दक्षिणी स्टेट में सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, मतलब सिटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की सबसे दक्षिणतम साउथर्न सिटी है। साउथर्न सिटी है भारत की, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु से इतना दोस्तों आप लोगों को फैक्ट्स याद रखना है कि कैपिटल क्या है? चेन्नई।
तमिलनाडु में ही एनर्जी आइसलैंड बन रहा है, किसकी मदद से? डेनमार्क की सहायता से। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण जो होता है, कंजर्वेशन जो होता है दोस्तों खोला जाएगा। यह काऊ कैटेगरी में आती है। डुगोंग पूछता है यूपीएससी, डुगोंग किस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो काऊ की कैटेगरी से। फीस दे देगा, मतलब बहुत सारी कैटेगरियां दे देगा, तो यह याद रखिएगा कि यह काऊ से रिलेटेड है। फिशी की तरह होते हैं काऊ, मतलब काऊ की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे काऊ की कैटेगरी का बोला जाता है। सबसे साउथर्न सिटी कौन सी है? कन्याकुमारी। बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनने जा रहा है? न्यूज में क्यों है कि तमिलनाडु में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। लेकिन भारत में सबसे पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में बना। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या? FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, कि इंडिया की कप्तान कौन बनी है? FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया की कप्तान कौन बनी है, मतलब इंडिया को हेड कौन करेगा? सविता पुनिया। सविता पुनिया। बस ये वन लाइनर है कि FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो होता है दोस्तों, इसको इंडिया को हेड कौन करेगा? इस कप्तान कौन बनी है इंडिया की? तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की कप्तान बनी है सविता पुनिया। यह सिर्फ वन लाइनर है दोस्तों। तो ये रही हम लोग की आज की करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।